ओम शांति। बहुत अच्छा सेशन है, रिसोर्स बहुत रिच है। इसका जो भी मटेरियल है आपको रेडी मिल जाएगा, इसलिए उसका फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स एज़ इट इज़ आप उसको पढ़ करके भी अगर बोल दोगे तो भी सेशन हो जाएगा। इतना इजी कंटेंट है, जैसे बहन ने कहा, भाषा बहुत सहज यूज़ की है, बहुत अच्छे एग्जांपल्स लिए हैं, इंटरेक्टिव सेशन है। अपने आप में इसमें बीच बीच में कुछ सॉन्ग्स हैं या वीडियोज़ हैं, तो ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना भी बहुत इजी हो जाता है। एक चीज़, कर्मा एटीएम इसका टाइटल है, तो ज़रूर हम कर्मों पर बात करने वाले हैं। ड्यूरिंग द सेशन आप में से किसी को क्वेश्चन उठ सकता है कि ट्रांसपोर्ट विंग से कैसे कनेक्ट हो रहा है। इसलिए पहले ही बताते हैं कि जैसे हम ट्रांसपोर्ट विंग में सेफ्टी की बात करते हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो जीवन में आध्यात्मिकता क्या कहती है? जीवन में सुरक्षा किससे होती है? कर्मों से। जिसके कर्म बहुत अच्छे हैं तो दुविधा के टाइम कहीं ना कहीं से सहयोग मिल जाता है ना। ऐसे आपातकालीन में भी कहते हैं ये बच गए, इनके कर्म बहुत अच्छे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो कर्म से सेफ्टी है, कर्म से सहयोग है, और जहाँ सहयोग है वहाँ सफलता है, प्रोडक्टिविटी वैसे ही बढ़ जाती है। और कर्म केवल एक लाइफ टाइम तक नहीं चलते हैं, लेकिन एक जन्म के कर्म आपको दूसरे जन्म में भी मदद कर सकते हैं। इसलिए बात आई कर्मा एटीएम, और इस एटीएम का अर्थ यहाँ पर बता रहे हैं ऑल टाइम माइन। वैसे टेक्निकल एटीएम का फुल फॉर्म तो ये होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या फिर कहीं कहीं कैजुअल वे में कहते हैं एनी टाइम मनी। किसी किसी के टी शर्ट पर लिखा होता है ना, माई डैड इज़ एन एटीएम, ऐसा भी लिखते हैं। तो है ना, पैसा कभी भी निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है? ऑल टाइम माइन, माना ये जो कर्म है वो हमेशा मेरे साथ चलते हैं, इसकी जिम्मेवारी मेरी है। ओवरऑल पूरे सेशन में जो हम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं वो यही है कि अपने कर्मों की जिम्मेवारी खुद लीजिए, दूसरों पर दोष न दीजिए। कर्म का जो दूसरा पहलू है, कहते हैं ना, देयर इज़ ऑलवेज टू साइड्स ऑफ कॉइन। कर्म है वो एक साइड ऑफ कॉइन है, दूसरी साइड क्या है? रिजल्ट, भाग्य। और ज़्यादातर लोग किस में इंटरेस्टेड होते हैं? भाग्य में। वो न्यूज़पेपर में भी आता है ना कॉलम, राशि, आज के दिन मेरा कैसा है, मेरी बर्थ डेट ये है तो क्या होगा, मेरा नाम ये है तो मेरा क्या भाग्य होगा, टैरेट कार्ड या पाम रीडर, उसमें ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड होते हैं, मेरा भाग्य कैसा है। आज भी आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो मम्मी क्या खिलाएगी? दही में शक्कर डाल के। मेहनत भले कुछ भी करी हो, लेकिन ये ज़रूर खा के जाओ। एग्ज़ाम दे कर के आते तो हम सबको ही पता है एग्ज़ाम के बाद भी ना भगवान जी को थोड़ी तो प्रार्थना करते, वो चेक करने वाला थोड़े ज़्यादा मार्क्स दे दे। ये भारत में हम लोग, ये है बात कि हम लोग थोड़ा सा ऐसा मानते हैं कि कहीं से किसी का आशीर्वाद मिल जाए और मेरा काम हो जाए। भाग्य में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। लेकिन उसका जो दूसरा पहलू है जिसको हम कर्म कहते हैं, दरअसल कर्म है वो भाग्य को निर्धारित करता है। तो इस फिलोसफी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ जब फिलोसफी की बात आ रही है तो एक चीज़ जस्ट आपकी शेयरिंग के लिए है, वहाँ सेशन में शेयर न भी करें तो चलेगा। ये चीज़ हमारी फिलोसफी क्या है, माना ब्रह्मा कुमारीज़ के पर्सपेक्टिव में हमारी फिलोसफी क्या है। दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। एक हैं जो केवल भाग्य को मानते हैं, जिसको डिटर्मिनिज्म कहा जाता है, माना सब कुछ ऑलरेडी निर्धारित है, नियतिवाद या ऐसा कुछ बोलते हैं। और उसका भी एक्सट्रीम बोलते हैं फेटलिज्म, माना आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ वैसे चल रहा है। दूसरा है जो लोग कर्मों में मानते हैं कि भाग्य जैसा कुछ नहीं होता है, अपने अच्छे कर्म करो उससे आपको प्राप्ति होगी। एक ये प्रकार के लोग हैं। और तीसरे हैं जो हमारे प्रकार के लोग हैं, जो दोनों का बैलेंस बनाते हैं। क्योंकि बाबा ने पुरुषार्थ की भी बात कही तो ड्रामा की भी बात कही। प्रेजेंट में है तो पुरुषार्थ खूब करिए, सिचुएशन के ऊपर न जाइए, सिचुएशन के आधार पर हमें नहीं चलना है, हमें अपना पुरुषार्थ करना है। हो गया फिर ड्रामा, वो ड्रामा में नूंद था। तो हमारा अप्रोच ये वाला है जहाँ कर्म और भाग्य का बैलेंस है। ठीक बात है। तो ये हमें अपनी फिलॉसफी का ज़रूर पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते इसी चित्र पे बात करता हूँ। यहाँ पर मशीन दिखाया है। मशीन की विशेषता क्या होती है, आप में से कौन बताएगा? कोई भी मशीन, साइंस का कोई भी मशीन होगा, उसकी विशेषता क्या हो सकती है?
जो हम अपडेट करेंगे उसी का रिस्पॉन्स है, उसकी खुद की कोई चॉइस नहीं होती। और जैसा प्रोग्राम डाला है वैसे ही चलेगा। इट रिड्यूसेस द एफर्ट, टाइम सेव करता है, काम की स्पीड बढ़ता है, एफिशिएंसी। तो एक बात आ रही है एक्यूरेसी, माना उसका निर्णय अगर आपके लिए ये है तो उसके लिए भी यही है। वो दो लोगों में डिफरेंस नहीं करेगा, बायस्ड नहीं होगा। ये व्यक्ति मुझे अच्छा लग रहा है तो इनको मैं इतना दे दूँ, इनको ऐसा है तो इतना दे दूँ, ऐसा नहीं है। दूसरा, वो एक्यूरेट जवाब देगा। यहाँ हमने कर्मा एटीएम कहा गया है, वो मशीन है। माना कर्म और भाग्य ये कुदरत का एक सिस्टम बना हुआ है, ये किसी के बीच में भेदभाव नहीं करता है। जैसा उसके अंदर प्रोग्रामिंग की हुई है वैसे ही वो चलेगा, है ना। किसी के सिर पर कोई बड़ा महात्मा हाथ रख दे उसका भाग्य बन जाए, ऐसा नहीं होता है। भगवान भी इसमें इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है। ये कुदरत का बनी हुई मशीन है। तो ये बात हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि कर्म और भाग्य का सिस्टम बहुत एक्यूरेट है, सबके लिए वो इक्वल है, वो जस्टिफाइड है, ठीक है। तो अगेन टैग लाइन कर्मा एटीएम, मेरे कर्म है ये ऑल टाइम माइन, माना कर्मों की जिम्मेवारी मैं खुद लेता हूँ। ठीक बात है, आगे चलें। कुदरत ने हमको भाग्य निर्धारित करने के लिए 4 कार्ड्स दिए हैं, है ना। एटीएम में जब जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? एटीएम कार्ड लेके जाते हैं, और कार्ड को क्या करते हैं? स्वाइप करते हैं। और ज़्यादातर हम एटीएम में जाते हैं तो पैसे विड्रॉ करने के लिए जाते हैं। आजकल होता है कुछ कुछ एटीएम में डिपॉजिट का भी, लेकिन मेजॉरिटी थॉट प्रोसेस क्या है? वहाँ से निकालना है। लेकिन निकलेगा क्या? विड्रॉ क्या होगा? जो जमा है। आपने रिक्वेस्ट दिया 5000 का और बैंक में अकाउंट में आपके केवल 2000 है, तो निकलेगा? एटीएम क्या कहेगा? इनसफिशेंट बैलेंस, वो एरर देगा। तो यहाँ पर ये नियम है, जो डिपॉजिट है वही बाहर आएगा। अच्छे कर्मों से अच्छा डिपॉजिट हुआ है वो आपके सामने आएगा, बुरे कर्मों से जो डिपॉजिट है वो बाहर आएगा। तो अभी जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो विड्रॉल है, वही आपका बहुत अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, आपको बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं, आपको बुद्धि बहुत अच्छी मिली है, धन बहुत अच्छा मिला है, ये सब क्या है? ये विड्रॉल्स हैं। लेकिन और रियल लाइफ में ये है, डिपॉजिट करना हमारे हाथ में है, विड्रॉल हमारे हाथ में नहीं है। वो समय अनुसार अपने आप आपके सामने विड्रॉल्स आते हैं। तो हमारे हाथ में क्या हुआ? डिपॉजिट करना। इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखें कि अच्छे कर्म हम डिपॉजिट करेंगे, समय पर अच्छे कर्म हमको मदद करते ही हैं। ठीक बात है। इसलिए कई ये ऐसा कहा जाता है ना, कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं करती, दुआएं काम कर जाती हैं। तो अच्छे कर्मों से बनी ना। तो चलिए, भाग्य ने हमको 4 कार्ड्स दिए हैं। वो 4 कार्ड्स कौन से हैं? पहला कार्ड है हेल्थ कार्ड, दूसरा कार्ड है माइंड कार्ड, तीसरा कार्ड है वेल्थ कार्ड, एंड फोर्थ इज रिलेशनशिप। हिंदी में कहेंगे तन, मन, धन और जन। कुदरत ने हमको ये 4 कार्ड्स दिए हैं, तन, मन, धन और जन। ये चारों अगर ठीक है, ये चारों का डिपॉजिट बहुत अच्छा है, तो जीवन कैसी होगी? खुशी से भरपूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक कार्ड को मशीन में स्वाइप करते हैं। मशीन हमको बताएगा करंट कंडीशन क्या है, इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है। तो पहला कार्ड कौन सा है? हेल्थ का कार्ड। तो देखिए, आप लोगों ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऐसे फिजिकल कार्ड्स भी बनाए हैं, या आप भी ऐसे प्रिंट करा करके रख सकते हैं, जस्ट उनको एक कनेक्टिविटी के लिए। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ फर्स्ट हेल्थ कार्ड। तो ज़रूर वहाँ पर अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो चलो इसको स्वाइप करते हैं तो क्या बोलता है। तो आगे बढ़ते हैं। शारीरिक ऊर्जा की जांच हो रही है। अधिक उपयोग और रिचार्ज नहीं होने से ऊर्जा कम है। क्या हुआ भाई? क्या मशीन बोला? उपयोग बहुत अधिक है, रिचार्ज नहीं हो रहा है ना। ये तो ठीक बात है कि नहीं है? गलत बात है ना। आप यूज़ किए जा रहे हो, उसमें कोई डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। देखते हैं आगे मशीन क्या कार्ड क्या कहता है, फिर इस पर डिस्कस करते हैं।
क्लियर? बहुत मैसेज इसका क्लियर है, जैसा आप मुझे चलाओगे वैसा ही मैं चलूँगा। जो आप देख रहे हो क्या है, लाइफस्टाइल है ना, मेरी जो कंडीशन है वो क्या दिखा रही है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आप हेल्दी दिख रहे हो तो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होती है। ये बताया भी जाता है कि ऑलवेज लिसन टू द वॉइस ऑफ योर बॉडी, उसको इग्नोर मत करिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर कोई बीमारी भी आ रही है तो बीमारी क्या है एक्चुअली, आपकी लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ हो रही है, उसका सिग्नल है ना। बहुत सिंपल सा एग्जांपल कई बार हम लोग देते हैं कि पेन इज़ नेवर बैड थिंग, पेन गलत नहीं है। देखो मान लो ये हाथ है, इसका नेचुरल पोजीशन ऐसा है, अगर हम इसका एक पोजीशन ऐसा सेट करते हैं, कितना टाइम तक रहेगा ये, कुछ टाइम के बाद बॉडी सिग्नल देगा पेन का। तो पेन गलत नहीं है, वो क्या कह रहा है, ये आपका नेचुरल पोजीशन नहीं है, नॉट गुड फॉर यू, उसको नीचे ले लीजिए। शरीर इतना एक्यूरेट कुदरत ने बनाया, हर चीज़ का वो सिग्नल देता है, नींद का सिग्नल देता है। अभी आप एक तरफ ऐसे टिल्ट हो गए, जैसे प्रेम भाई बैठे हैं ना, थोड़े टाइम के बाद उनका दर्द करेगा, वो कहेंगे सीधे हो जाओ। बॉडी देता है सिग्नल, हर चीज़ का देगा, है ना। ऐसे ही भोजन का भी सिग्नल अंदर से आता है ना, भाई भूख लगी है, एपेटाइट हो, अंदर से सिग्नल आता है, तब क्या करना चाहिए, तब उसको सुनना चाहिए, रिस्पेक्टेड। ऐसे नींद के लिए भी सिग्नल देता है। बॉडी बहुत एक्यूरेट सिस्टम बना हुआ है, इसलिए हेल्थ कार्ड कह रहा है जैसा मुझे आप यूज़ करोगे वैसा परिणाम आप पाओगे। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल कैसी हो गई है, हम सब खुद को भी देख लें, अभी तो ऑडियंस हम ही हैं, हम अपने को ही चेक करते जाएंगे। सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है, वो मोबाइल। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है नींद का, रात के 2 बजे तक मोबाइल, तो सुबह क्या बोलेंगे। अब देखो ज़्यादातर लोग ना अपने कर्मों की जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, सुबह उठ के क्या बोलते हैं, ये बॉडी मुझे साथ नहीं दे रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, ये बेड ठीक नहीं, बेड को ठीक करो, है ना ये, या बाहर बहुत धूप बहुत है, हम बाहर ज़्यादा हम उसको दोष दे देते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम लेट सोए हैं, सोने का टाइम तो था, है ना, उसको हमने स्किप किया। फिर क्या करते हैं, सुबह जल्दी जाना तो सुबह का अलार्म लगाते हैं। दरअसल अलार्म कौन सा होना चाहिए, सोने का अलार्म होना चाहिए, कि समय पर सो जाइए। अगर समय पर सो गए तो सुबह उठने का अलार्म लगभग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगेन बॉडी का प्रोग्रामिंग सेट है। आफ्टर फ्यू आवर्स, जैसे मेडिसिन बताता है, 2.5 आवर्स के बाद आपकी नींद खुलती है। स्लीप साइकिल हर एक की 2 से 3 घंटे की होती है, उसके बाद नींद आपकी खुलती है, अपने आप खुलेगी। लेकिन हम लेट सोएंगे तो क्या होगा, वो साइकिल पूरी नहीं होगी, बीच बीच में टूटती रहेगी। तो पुरुषार्थ सारा सोने का है, जागने का पुरुषार्थ है ही नहीं। तो समय पर सो जाइए, ये एक मैसेज हम ऑडियंस को दे रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो बात है वो कौन सा है, भोजन का। अगेन कहा, भोजन, पेट अंदर से आवाज़ देगा मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। हम क्या करते हैं उस समय, मान लो अगर ऑफिस में है, हम वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देंगे, इतना काम पूरा कर लूँ, फिर अभी थोड़ा चाय पी लेता हूँ, अभी थोड़ा स्नैक्स खा लेता हूँ। नहीं, तब आपका बॉडी ने अपने सिस्टम को रेडी कर दिया कि आप जो दोगे उसको मैं अच्छे से डाइजेस्ट करूँगा, उससे न्यूट्रिशंस में बना लूँगा। लेकिन हम तब हेल्दी चीज़ ना दे करके और कुछ दे दिया, तो बॉडी को जो न्यूट्रिशंस चाहिए थे वो नहीं मिले ना। हम ऐसे जो इजी फूड्स हैं वो खा लेते हैं। आजकल कॉर्पोरेट कल्चर में तो इतना हो गया है कि जैसे एक एग्जांपल है तो वर्किंग लंच जिसको कहते हैं, माना अगर टाइम नहीं मिलता ना फुल डे में, तो जो आपका भोजन का टाइम होता है ना, तब मीटिंग सेट की जाती है। और ये बड़ी ऐसे एक लगता है कैसा ये अरेंजमेंट है कि एक तरफ व्यक्ति खाता भी जाएगा और प्रेजेंटेशन भी करता जाएगा। बहुत अजीब लगता है, लेकिन होता है ये, है ना। क्या हुआ, लोगों ने, हम सब ने दूसरी चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस दे दिया कि हेल्थ को क्या कर रहे हैं हम, इग्नोर कर रहे हैं। और फिर क्या होगा, गलत डिपॉजिट कर रहे हैं, कभी ना कभी तो वो रिटर्न आएगा ना। तो फिर बॉडी कंप्लेन करता है, चाहे बॉडी बीमारी की बातें हैं, वो सब बातें आएंगी। तो इसलिए फूड का, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 2 कारण बता रहे हैं लोगों को कि आज जो ओवर यूज़ हुआ है, और दूसरा है रिचार्ज ठीक से नहीं हो रहा है, शरीर का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ हम 2 कारण को ही यहाँ पर बता रहे हैं, एक है मोबाइल माना नींद की बात, दूसरा है भोजन की बात। फिर हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशंस के तरफ। तो तन की शक्ति बचाओगे तो बीमारी नहीं, ऊर्जा रिटर्न आएगी।
अब हम जब सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट इज सात्विक भोजन, जैसा अन्न वैसा मन। ये शरीर क्या है? आत्मा का घर है। अब इसका डिटेल आप सबको तो ऑलरेडी पता है, तो ज़रूर आप यहाँ पर आत्मा का भी थोड़ा परिचय दे सकते हैं कि शरीर है ये आत्मा का घर है, ये मंदिर है। मंदिर की हम सफाई कितनी अच्छे से करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं ना, तो आत्मा का मंदिर है। तो उसको इस रीति से ध्यान दीजिए। माना हम उनको हेल्थ की अवेयरनेस बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भोजन की बात कह रहे हैं। समय पर भोजन, एक रस भोजन, नियमित भोजन, लिमिट में भोजन। बहुत ज़्यादा तामसिक या भोजन ऐसा नहीं खाना चाहिए। यहाँ पर और एक बात ऐड करता हूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा तीखा या मसाले वाला खाते हैं, तो मेडिसिन क्या कहता है पता है? जो बाहर से ये आनंद लेने की बात है, मतलब इंटरनल ड्राइनेस है, अंदर रूखा सूखापन है। तो कहाँ से आनंद लेने की कोशिश की जा रही है? जीभ से। और पूरे शरीर में जो टेस्ट आता है वो कहाँ आता है? केवल जीभ पर आता है। आप गुलाब जामुन को हाथ में रखोगे तो मीठा नहीं लगेगा, वो गुलाब जामुन मीठा केवल यहाँ लगता है, फ्यू सेकेंड्स के लिए। अंदर जाने के बाद तो जानते ही हैं। तो भोजन का इम्पोर्टेंस है ना। और देखो यहाँ कई लोग आपको एक्सक्यूजेस, या हम भी अपने आप को एक्सक्यूज़ देते हैं, सेवा में भी ऐसा होता है ना, हम कहते हैं पहले सेवा पूरी हो जाए फिर खाना खा लेंगे। ये आप चॉइस कर रहे हैं। खाना खाने में लगभग 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। हम अगर उसको प्रायोरिटी दे दें, समय पर भोजन करें, तो हमारा अच्छा डिपॉजिट होगा, तो शरीर आपको मदद करेगा ही करेगा, है ना। तो इस रीति से कोई भी प्रोफेशन हो, चैलेंजेस होते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप उसको अटेंड करते हो कि नहीं करते हो। यहाँ पर ये एक्सक्यूज़ हम नहीं दे सकते हैं कि मेरी मीटिंग चल रही थी या मैं ये काम कर रहा था, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। वो कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून होता है, हर दिन तो अर्जेंसी नहीं होती है। दूसरा है एक्सरसाइज। आप लोग भी कभी से बैठे हो, मैं आपको खड़ा करने वाला हूँ अभी, लेकिन खड़ा करो उससे पहले एक बहुत अच्छी चीज़, जापान का एक गांव है, उसको नाम कहते हैं ओकिनावा करके गांव है। वहाँ पर आज की तारीख में भी लोग 100 साल से अधिक जीते हैं। पता है क्यों? वहाँ की एक फ़िलॉसफ़ी है, बॉडी किस लिए बना है? बॉडी मूवमेंट के लिए बना है। अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? डेड बॉडी। कोई सो रहा है, हिल नहीं रहा, तो आप क्या बोलेंगे? तो मर गया लगता है, डेड बॉडी है। तो उनके फाउंडेशन में है बॉडी माना मूवमेंट। और आज की तारीख में हर एक प्रोफेशन में लाइफ कैसी हो गई? सेडेंट्री लाइफ, लंबे लंबे समय तक बैठे रहना। तो बॉडी उसके लिए नहीं बना है, बॉडी मूवमेंट के लिए बना है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? कुछ ना कुछ बिजी रहते हैं, और उसके कारण उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है। इसलिए लंबे टाइम तक बैठना ये ठीक बात नहीं है। चलो ठीक है, कोई कार्य ऐसा होता है जहाँ एकाग्रता की बात है, कंटिन्यूस करना है, लेकिन उसको भी एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके आप पॉज ले सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर इसको छोड़ेंगे, फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो चलो, हम भी कब से 1-1.5 घंटा हो गया, ज़रा खड़े हो जाओ, हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर ही लेते हैं। और कुछ एक्सरसाइज आप ऑडियंस को भी बता सकते हैं। बेसिकली 3 टाइप की एक्सरसाइज जो ऑफिस में जाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो पीछे सिस्टर देखो अच्छे से स्ट्रेच कर रही है। पहला एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग। बहुत अच्छे से ताड़ासन, ऑलवेज थोड़ा सा मूवमेंट भी कर सकते हैं। जितना अच्छे से स्ट्रेच करो पूरी बॉडी, फर्स्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग। इसका हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यूट्यूब पे आपको बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मिल जाएगी। खड़े खड़े जो सब लोग कर सकते हैं, ऐसी एक्सरसाइज आप ढूंढ के रखिए। दूसरी एक्सरसाइज, ये बहुत अच्छा एनर्जी क्रिएट करता है। दोनों हाथ से ऐसे करो, एटलीस्ट फॉर 1 मिनट। बहुत अच्छे वाइब्रेशन इससे क्रिएट होंगे, पूरे बॉडी में ना फ्लेक्सिबिलिटी आती है इससे। थोड़ा थोड़ा अगर हो सकता हो एक पैर को भी थोड़ा थोड़ा से हिला लो। देखो, बैलेंस भी समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही दूसरा पैर भी कर लो। इससे ना ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, ये बहुत अच्छा है। ये सेकंड एक्सरसाइज। एंड थर्ड एक्सरसाइज, हल्का सा टैपिंग, पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक थोड़ा थोड़ा कर लो, हल्का हल्का, मारना नहीं है। अपने आप को प्यार करो, शाबाशी दो, शाबाशी वाला टैपिंग है। चेस्ट में भी कर सकते हैं, पेट पे भी कर सकते हैं, थाइस पे भी कर सकते हैं नीचे तक। अगर ये पाम को भी नीचे का जो हिल है, टोज है, उसको भी कर सकते हैं।
कभी आप बहुत दिनों के बाद एक्सरसाइज करो ना, तो लास्ट में ज़रूर ये करना, आपके मसल्स पेन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें जकड़न नहीं रहेगी। ठीक है, ब्लड फ्लो हो जाएगा, बैठ जाइए। तो ये था एक्सरसाइज की बात। ये 3 एक्सरसाइज, इससे लोग भी वापस रिफ्रेश हो जाएंगे। तीसरा है मेडिटेशन। जैसे लंबा टाइम अगर वर्क किया हम शरीर को रेस्ट देते हैं, ऐसे मन को भी रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं डिजिटल वेलनेस की एक बात लेना चाहूँगा, बहुत अच्छी पॉइंट वहाँ बताई है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टिम्युलेशन एंड रिलैक्सेशन। ज़्यादातर लोग जब बहुत बोर हो जाते हैं या थक जाते हैं, कहते हैं मैं म्यूज़िक सुन लेता हूँ, कुछ वीडियो देख लेता हूँ। दैट इज़ नॉट रिलैक्सेशन। हाँ, वो आप अपने मन को कहीं और लगा रहे हो, तो ब्रेन तो बिजी रहा ना वीडियो देखने में या सुनने में, तो दैट इज़ नॉट रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन माना मन को सभी बातों से फ्री कर दो। तो यहाँ जब हम मेडिटेशन कराएं, क्योंकि हो सकता है आपकी ऑडियंस में सबको सारा ज्ञान नहीं होगा, तो एक बहुत बेसिक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन हम करा सकते हैं। हम अभी भी करते हैं। 1 मिनट के लिए अपने आप को सभी बातों से फ्री कर दो। सोचना ही नहीं है, कर्म एटीएम भी हमको नहीं कराना है, कोई सेवा भी नहीं करनी है, स्वोन्नति कुछ भी नहीं सोचना है। मैं आत्मा मेरे मन के विचारों से भी फ्री। बिल्कुल परमधाम की अवस्था। मैं अपने पार्ट से भी फ्री हूँ। ये विचार भी मेरे नहीं हैं, मैं नहीं हूँ। ओम शांति। ये अभ्यास जो लोग मेडिटेशन नहीं करते उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी दिनचर्या में लगभग कोई ऐसा समय नहीं है जब अपने आप को विड्रॉ करते हैं। और यहाँ पर आप उनको एक अच्छी बात ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए आपकी जो भी जिम्मेवारी है ना, जो कुछ चल रहा है सब भगवान को दे दो, जिस भी रूप में वो मानते हो, और अपने आप को 2 मिनट के लिए कम्प्लीटली फ्री कर दीजिए, और सचमुच उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। दिस इज़ रियल रिलैक्सेशन। तो मेडिटेशन का एक बेसिक फॉर्म हम उनको बता सकते हैं, और उनको बोलिए बीच बीच में ऐसे पॉजेस दिन भर में 1-1 मिनट के आप ज़रूर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज़ स्लीप। कुदरत ने ये जो साधन बनाया है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी रिसेट वापस एनर्जी देने के लिए अपने आप में नींद का एक फिनोमेना बनाया है कि 24 घंटे में लगभग 6 घंटा नींद जो बताते हैं उतनी लेनी ही चाहिए। शरीर को भी आराम मिलेगा, मन भी रिफ़्रेश हो जाएगा। कहते हैं आप बिना भोजन के रह लोगे। कई लोग हैं जो जैसे रोज़ा करते हैं, पूरा महीना इतना स्ट्रिक्ट उपवास श्रावण मास में फॉलो करते हैं, 10-15 दिन के लिए कोई भूखा रह सकता है बिना भोजन के। पानी के बिना भी शायद काफ़ी टाइम रह लोगे, लेकिन नींद के बिना नहीं रह पाएंगे। सो डोंट इग्नोर स्लीप, उसको हेल्दी बनाना ही है। और वो तभी होगी जब आपका रात का जो संकल्प होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल लाइट होके, और वैसे सोएंगे तब जब सब कुछ छोड़ करके, जैसे अभी जो मेडिटेशन किया वैसा, तो बिल्कुल लाइट होकर के सोना है। ये मैसेज हम उनको दें। तो ये चारे बातें, ये था सल्यूशन। तो ओवरऑल आपको फॉर्मेट पता चला। हमने पहले कार्ड को मशीन में स्वाइप किया, मशीन ने हमको करंट हमारा स्टेटस बताया, फिर हमने कार्ड से सुना कार्ड क्या कह रहा हमारे लिए मैसेज, कि जैसे आप मुझे यूज़ करोगे वैसा आपका होगा, जमा होगा। और फिर हमने रीजंस कॉजेज़ देखे, क्या कारण हो रहे हैं, आज हेल्थ हमारी क्यों बिगड़ रही है। उसमें आप और भी अगर आपको लगता है ऑडियंस के हिसाब से आप थोड़ा ऐड कर सकते हो। एंड फाइनली वी गिव 4 सॉल्यूशंस। यहाँ हमारा पहला कार्ड पूरा होता है जी। टॉपिक
हाँ, ये हम लास्ट में बोलने वाले थे लेकिन सिस्टर ने पूछा है, तो ओवरऑल 4 कार्ड्स हैं, पूरा सेशन आप 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 15 मिनट्स हैं तो आप एक ही कार्ड को लेकर के वहाँ पूरा कर दीजिए। अगर आपके पास आधा घंटा है तो 2 कार्ड को ले लीजिए, 45 मिनट्स है तो 3 कार्ड को ले लीजिए। वहाँ पर आप एक उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनको बोलिए 4 कार्ड हैं, इनमें से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे। तो एक ही कार्ड डिस्कस करना है, तो जो रैंडमली आएगा वो हम, या तो फिर सब लोग कहते हैं नहीं नहीं हमको तो वेल्थ कार्ड ही डिस्कस करना है, तो वो कर लीजिए। तो नहीं, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आप एक लीजिए, उसको शॉर्ट में अच्छे से पूरा करिए, उनको टेम्पटेशन होगी अरे दूसरे में क्या होगा, वो आपको टाइम देंगे। आप वो 10-15 मिनट्स को इतना क्वालिटी वे में प्रेजेंट करो, उनको मन होगा कि नहीं दूसरे भी हमको सुनने हैं, है ना। उसको पूरा करने की घाई में मत करिए, जाइए। तो आगे बढ़े, ये कार्ड क्लियर, किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है। सो नेक्स्ट कार्ड, माइंड कार्ड। एटीएम मशीन कह रहा है बार बार नकारात्मक ऊर्जा जमा हो रही है। देखते हैं कार्ड क्या कहता है। वो अपनी पावर दिखा रहा है, मुझे संभाल लिया तो सब संभल गया। कर्म का मेन केंद्र क्या है? संकल्प। मन से संकल्प पैदा होते हैं, तो इसको संभाल लिया तो सब संभल गया। लेकिन एटीएम मशीन ने क्या कहा? नेगेटिव डिपॉजिट हो रहा है। अब मेजॉरिटी लोग आपके पास जब आते हैं कोर्स के लिए तो उनकी कंप्लेन क्या होती है? मन बहुत व्यर्थ या नेगेटिव की ओर जाता है। डर के संकल्प, इनसिक्योरिटी के संकल्प, डिज़ायर्स के संकल्प, जो करना चाहते हैं वो नहीं करके दूसरा ही सोचते रहते हैं। ये सब ज़्यादातर कंप्लेंट्स होती है। अब इसका कारण क्या है? जैसे हमने तन का देखा, तन क्यों बीमार हो रहा है? क्योंकि हम वो उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। मन क्यों ऐसा हो गया, उसका कारण क्या है? ओवर थिंकिंग, वो तो रिजल्ट है। एक एक बताओ, पहले चलो लास्ट वाली लाइन से बताओ, क्या कारण है? मन पे अटेंशन नहीं। अच्छा, और कंपैरिजन कर रहे हैं, और मन वो तो उसका काम ही है सोचना। हाँ, उसका कारण क्या है? ये तो रिजल्ट है। सॉरी, कंट्रोल में नहीं, वो भी अभी करंट कंडीशन है। हाँ, कौन बोला इनपुट क्या डालते हैं? हाँ, ये आंसर आया। इनपुट क्या डाल रहे हैं, फीडिंग क्या कर रहे हैं, उससे मन वैसा बनता है। और मन का भोजन क्या है? इन्फॉर्मेशन। हाँ, मन बच्चा, उसको लाड प्यार से ध्यान नहीं देते। बच्चे को प्यार से खाना खिलाता है ना, अच्छा खाना खिलाएंगे, उसको बासी खाना कभी नहीं खिलाएंगे, उसको संभल के खाना खिलाएंगे। तो मेन बात आ रही इनपुट क्या जा रहा है, इन्फॉर्मेशन, ये मन का भोजन है। और आजकल क्या हो रहा है? ओवरडोज। और लोग क्या कहेंगे? ठीक है, इन्फॉर्मेशन हम कैसे कंज्यूम करते हैं ये ज़रूर हमें पता होना चाहिए। हमारे कहते हैं ना, हम जब देखते हैं, अगर आपने वहाँ पर ध्यान दे दिया तो वो चीज़ क्या कर जा रही है? अंदर एब्सॉर्ब हो रही है। देखते हैं, केवल देखते नहीं, हम एब्सॉर्ब कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन। जब हम पढ़ते हैं, कुछ पढ़ा और आपको बहुत मन पे इफ़ेक्ट हो रही है, तो क्या कर रहे हैं? आप वो कंज्यूम कर रहे हो। ऐसे ही कुछ सुनते हो, आप केवल सुन नहीं रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो। आप कुछ कहीं बातों में सेंसेशंस को फील कर रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन अंदर क्या जा रही है? मन में जा रही है। अब तब हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। मान लो आप ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे कहीं बैठे हो, बाहर साइड में कुछ ऐसे आलतू फालतू बात चल रही है, ट्रेन में आप बैठे हो, बाजू में कोई व्यर्थ बातें चल रही है। एक है कि ठीक है मैं वहाँ ध्यान नहीं दे रहा हूँ, दूसरा है मैं इंटरेस्ट लेके उन व्यर्थ की बातों में ध्यान दे रहा हूँ। जब ध्यान दिया तो अंदर क्या चला गया? वो इन्फॉर्मेशन अंदर कैप्चर हो गई।
तो ऐसे मन को जब नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जाती रहेगी तो फिर बाहर क्या आएगा, वही आ रहा है। जनरल पब्लिक में जो इश्यूज़ हो रहे हैं उसका रीज़न यही है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे टेलीविज़न से देखते हैं, वहाँ मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन नेगेटिव है और हम लोग उसको देखते रहते हैं। वो लोग भी ऐसा स्पाइस अप करके दिखाते हैं, हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है, और टैगलाइन ऐसा रखते हैं कि एक बार क्लिक करके देख लो ये वीडियो में क्या है, और वो हम देखते नहीं, केवल वो अंदर जाता है और कहीं ना कहीं वो जो डिपॉजिट हो गया उसी के आधार पर फिर मन सोचता है। ठीक बात है। तो बेसिकली हमें ध्यान ये रखना है कि अंदर क्या ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम 3 केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। क्यों केसेस को डिस्कस कर रहे हैं? लोगों को ये समझाने की कोशिश करें कि हेल्दी मन क्या सोचेगा और एक वीक माइंड होगा वो क्या सोचेगा इन तीनों कंडीशंस में। पहली कंडीशंस चलिए लेते हैं फेलियर की। जब फेलियर आता है तो एक वीक माइंड होगा, वो क्या सोचेगा? जैसे मान लो कोई इंटरव्यू के लिए गया, ठीक है, अब इंटरव्यू में मान लो एक ही सीट है, जो पार्टिसिपेंट्स है वो 10 हैं, तो नेचुरली 10 में से एक ही पास होगा। लेकिन जो वीक होगा वो क्या सोचेगा? मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। अरे आप फेल नहीं हुए हैं, कोई आपसे ज़्यादा और इफ़ेक्टिव था, होशियार था, उसको सिलेक्ट किया गया है। तो वीक माइंड हमेशा रीजंस ढूंढेगा, एक्सक्यूजेस ढूंढेगा, अपने आप को दोष देता रहेगा, मैंने ये किया, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है, मैं परफॉर्म नहीं कर पाता। ये हो गया वीक माइंड। स्ट्रांग माइंड क्या कहेगा? हो सकता है, हाँ हो सकता है ये स्थान मेरे लायक नहीं, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर मेरा जो अप्रोच था, मैंने जो दिशा चूज़ की थी वो गलत हो सकती है। मैं गलत नहीं हूँ, मेरी विधि गलत हो सकती है, दोनों में अंतर है। ये कह देना कि मैं गलत हूँ, या आपने अपने ऊपर टैग लगाया है। जब हम कहते हैं विधि गलत है तो आप अपने लिए एक ऑप्शन रख रहे हो कि ठीक है मैं दूसरी विधि से ट्राई करता हूँ, हो सकता है उससे मुझे सक्सेस मिल जाए। एक बहुत अच्छा कोटेशन है, आई नेवर लूज, ईदर आई विन और आई लर्न। मैं कभी हारता नहीं हूँ, या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं सीखता हूँ, है ना। ये वाला अप्रोच एक हेल्दी माइंड का होना चाहिए फेलियर्स में। और आप गूगल करेंगे, नंबर ऑफ आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे लोगों के जो अपने पहले पड़ाव में या कई बार शुरू में फेलियर्स को फेस किया है। यहाँ पर भी नोट्स में आपको एक ऐसे ही 26 प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का एग्जाम्पल दिया गया है कि उनको एक ही दिन में किसी ने शरीर छोड़ दिया, ये हुआ, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने अपने साथ बैठे, अपने साथ बातचीत करी और एक पॉजिटिव सोल्यूशन वहाँ पर निकालते हैं। बहुत सारी ऐसी बायोग्राफीज आपको मिल जाएगी, चाहे वो रतन टाटा जी की बात ले लो, गांधी जी की बात ले लो, इंडिया के भी कई ऐसे फिगर्स होंगे जहाँ पर उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, बट उन्होंने क्या सोचा, ठीक है ये नहीं तो ये नहीं तो ये, आई हैव द पोटेंशियल। ये एक स्ट्रांग माइंड की निशानी होती है। सेकंड केस, ट्रैफिक जाम, जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, है ना। आप क्या कर सकते हैं? गाड़ी अगर फंस गई तो क्या कर सकते हैं? एक वीक माइंड होगा, वो सोचता रहेगा, अरे मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, अब नहीं पहुंच पाऊंगा, बॉस ने मुझे बुलाया था, अब नहीं पहुंच पाऊंगा, अब क्या होगा। अरे जो चीज़ आपके कंट्रोल में है ही नहीं, उसके बारे में सोच करके क्या फ़ायदा, है ना। तो वो वाली बात है। तो चलिए ठीक है, आप गाड़ी में बैठे, आप कुछ फ्रूटफुल कर सकते हैं क्या? आप कुछ आगे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं क्या? फ़ोन पे किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या? आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप गाड़ी में बैठ के भी मीटिंग अटेंड कर सकते हो। तो जो पॉसिबल है वो आप करिए। जहाँ आपको लगता है कि आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए थी, वहाँ आप नहीं पहुँच पा रहे, कुछ अपना सहयोग दे सकते हैं ऑनलाइन या फ़ोन के थ्रू, आप दे दीजिए, है ना। लेकिन चिंता करने से, सोचने से तो कोई सल्यूशन है नहीं। यहाँ हम एक ज़रूर बात कहना चाहेंगे, ये जो अर्जेंसी वर्ड है ना, ज़्यादातर हम लोग ऐसे करते हैं ना, अर्जेंट अर्जेंट, फटाफट करो। क्या लगता है आपको, अर्जेंसी वर्ड कब से शुरू होगा? ये नेचुरल है भी कि नहीं है? आप अर्जेंसी वर्ड को नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? नेचर में अर्जेंसी है ही नहीं। पेस ऑफ नेचर इज पेशेंस, धीरज। सूरज अपने टाइम पे ही ईस्ट से निकलेगा, वेस्ट में जाएगा। आप कहोगे मुझे सोना है, तुम डूब जाओ ऐसा नहीं हो सकता है। आप एनिमल्स में भी देखिए, एनिमल्स अपने समय से, अपने हिसाब से ही चलेंगे, अपने टाइम पे खाना खाएंगे। हम कैसे खाना खाते हैं? ये कुदरत ने एक्चुअली एक स्ट्रेंथ दी है विल पावर की, जो ह्यूमंस को दी है, कि ह्यूमन
विल पावर यूज़ करके उसकी पेस को बदल सकता है, लेकिन वो अच्छाई के लिए दी थी, आजकल उसको नेगेटिवली यूज़ किया जा रहा है ना। तो सारा लाइफ साइकिल चेंज हो गया। तो ठीक है, आपके पास विल पावर है, उसको पॉजिटिवली यूज़ करिए, ट्रैफिक में भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तीसरा, बीमारी। जब बीमारी आती है तो काफ़ी लोग कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हैं, ऐसा मैंने क्या किया होगा, मैंने तो आध्यात्मिक रास्ता लिया था, इस जन्म में कुछ नहीं किया, फिर भी ये क्यों बीमारी आ गई। लेकिन हमें ज्ञान ये भी तो कहता है कि अनेक जन्मों के कर्म हैं, चैलेंजेस हैं। चलो हो सकता है आप ना कभी रेस्ट करते नहीं थे, तो कुदरत को लगा इनको थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं। तो जब बीमारी आती है तो क्या होता है, हम राजा की लाइफ जीते हैं भाई, सब कुछ बेड पे तैयार मिलता है, जो लोग नहीं पूछ रहे थे वो भी पूछने आ जाते हैं, होता है ना। तो कितना अच्छा है भाई। तो हेल्दी माइंड ऐसा सोचेगा, कमज़ोर माइंड क्या सोचेगा वो उसको देख लेगा। तो हम क्यों बीमारी में भी ऐसा सोचें, भाई बहुत अच्छा टाइम जा रहा है, कुछ अच्छा पढ़ लेंगे, देख लेंगे, है ना। तो हेल्दी माइंड इस तरह से सोचेगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब मन को हमेशा अंदर अच्छा ग्रहण करने की आदत है तब। ठीक बात है ना। तो इस तरह से हम लोगों को समझाते हैं। अब आते हैं सल्यूशन की तरफ कि हेल्दी माइंड कैसे बनाया जाए। सो द फर्स्ट इज़ बुक रीडिंग। ज़रूर आजकल डिवाइसेस बहुत बढ़ गए हैं, लोग प्रिफर करते हैं टैब और मोबाइल पे पढ़ने का, लेकिन फिर भी पेपर को रिप्लेस हम नहीं कर सकते हैं। जो मज़ा आज भी न्यूज़पेपर में है वो कंप्यूटर लैपटॉप में पढ़ने में नहीं है, और ना कभी रिप्लेस होगा, है ना। तो हमेशा कुछ अच्छे साहित्य या लिटरेचर है, इंस्पिरेशनल वाली चीज़ें हैं, वो पढ़िए। हम बाबा के बच्चों के लिए तो सबसे अच्छा है सुबह सुबह मुरली मिल जाती है ना। तो ये काम तो हम सुबह सुबह कर ही लेते हैं। लेकिन लोगों के लिए आप ज़रूर उनको इंस्पायर करिए कि आप दिन भर में कुछ ऐसा टाइम निकालें जब आप कुछ अच्छा पढ़ें, और उनको ज़रूर बताएं कि आप पेपर वाला पढ़ें, नहीं तो वापस वो स्क्रीन टाइम उनका बढ़ जाएगा, और स्क्रीन में वो कुछ ना कुछ पॉपअप आ जाएगा, वो वहाँ चले जाएंगे। सो ऑलवेज चूज़ टू रीड ऑन पेपर। नेक्स्ट इज़ जर्नलिंग, लिखने की बात, जो हम लोग कहते हैं ना चार्ट लिखना चाहिए, आपके अंदर कुछ अच्छे थॉट्स आए वो लिखना चाहिए। लिखने से एक बेनिफिट बहुत अच्छा होता है, यू गेट द क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक। अगर आप कहीं सेशन भी कराने जाते हैं तो जो आप सोच रहे हो ना, एटलीस्ट उसको स्क्रिबल करते जाइए, पहले ये समझाऊंगा फिर ये, या इसका मतलब ये होता है, तो आपको एक फॉर्मेट मिलेगा। कभी आपको कोई डिसीजंस भी लेने हैं ना लाइफ में, तो हमेशा पेपर पे डालो। और हमको एक हमेशा सिखाते थे ऑफिस में, ऑलवेज पुट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट। इसका मतलब ये होता है जो आप सोचते हो वो इस तरफ है या इस तरफ है, बीच का कोई एरिया नहीं होना चाहिए। कभी भी अपनी लाइफ में ग्रे एरिया मत छोड़ो। जहाँ डिसीजन लेना उसको या तो ब्लैक में लिखो या वाइट, माना आप या इधर यस कहोगे या नो, तब सोचा जाएगा, ऐसा नहीं। हो सके तो उसको ऐसे मिनिमल चीज़ हो सकती है जहाँ आपके पास अधिकार या कंट्रोल नहीं है, पावर नहीं है ना। तो जर्नलिंग तो ये भी एक फ़ायदा होता है, आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि मुझे किस दिशा में जाना, मैं क्या सोचता हूँ। एंड द थर्ड थिंग इज़ मेडिटेशन सेंटर, जिसको हम कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, माना अच्छे संग में रहना। हम ऑडियंस को इंस्पायर कर सकते हैं कि देखिए हमारा इतना सुंदर मेडिटेशन सेंटर बना है, वहाँ एक पर्टिकुलर मेडिटेशन रूम है जिसको हम बाबा का कमरा कहते हैं, वहाँ वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं, आप आ करके वहाँ बैठिए, शांति का आनंद लीजिए, उसका एक्सपीरियंस करिए, सेंटर पे आके कुछ अच्छा पढ़िए, थोड़ा एक फ्रूटफुल टाइम, क्वालिटी टाइम वहाँ पर बिताइए, उसी बहाने वो सेंटर पे आ सकते हैं, है ना। मेडिटेशन सेंटर हम लोग के लिए वो एक डेली एक जगह बन गई है कि भाई हाँ एक रूम है, लेकिन उनके लिए मेडिटेशन रूम एक बड़ी चीज़ हो जाती है ना। तो इस रीति से हम उनको सेंटर पर आने के लिए भी इंस्पायर कर सकते हैं। तो ये है 3 सल्यूशन हम उनको दे रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? माइंड कार्ड। किसी को कोई क्वेश्चन? तो आगे बढ़े। जर्नलिंग, खुद लिखना, अपने मन के विचारों को बाहर निकालना। और एक चीज़ आप लोग में कभी अटेंड किया हो लावण्य बहन का क्लास, उसमें उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जब भी आपके मन में कोई दुविधा हो या कोई नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हो, तो क्या करो, जो चल रहा है ना उसको नोटबुक पे लिख दो। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आपके मन को एक चीज़ मिलती है कि अब यहाँ नहीं है, वो कहाँ चली गई, बाहर, बाहर निकल गई वो। ये बहुत अच्छा सिग्नल है। तो इस रीति से भी आप लिख सकते हैं। चलिए तीसरा कार्ड, उसको स्वाइप करते हैं। कौन सा है? वेल्थ कार्ड।
धन प्रवाह कैसा है? अस्थिर है। जब धन की बात आती है, हम कहते हैं ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये होनी चाहिए। और धन की सुरक्षा या सिक्योरिटी की जब बात होती है तो माना जो फ्लो है वो स्टेबल होना चाहिए। माना एटलीस्ट हमारे जीवन में एक इनकम सोर्स ऐसा हो जो स्टेबल हो, तभी हम आगे के प्लानिंग कर पाएंगे ना। तो वेल्थ की मामले में हमेशा इस तरह से सोचा जाता है। देखते हैं धन का कार्ड क्या कहता है। धन वो है जो दुआ बन जाए, केवल गिनती वाली बातें नहीं। मैं आपको जस्ट एक छोटा सा इससे रिलेटेड शेयर करता हूँ। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इंडियन हिस्ट्री में करेंसी या मार्केट का कॉन्सेप्ट कब आया? करेंसी या मार्केट का कॉन्सेप्ट, हाँ, कब आया? इसके रिगार्डिंग कुछ हिस्ट्री या थोड़ा कुछ किसी को पता है? सतयुग में होगा क्या मार्केट? करेंसी होगी? त्रेता में? द्वापर में? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का पर्पस क्या था? एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, ठीक बात है। हम लोग एक ही गांव में रहते, फॉर एग्जांपल मैंने भी चावल खूब उगाए, आपने भी आपने दाल उगा ली, चलो हमने एक्सचेंज कर लिया, फिर भी बचा तो क्या करोगे? या मान लो आप जिस गांव में रहते हो वो जो भूमि है वही अच्छे चावल उगा सकती, तो हम सारे चावल ही उगाएंगे ना, वो तो बाजू वाले गांव वाला दाल उगाएगा। तो बार्टर सिस्टम कुछ हद तक चल सकती थी। फिर क्या हुआ, अब जो अनाज बच गया उसका क्या करेंगे भाई? तब तो प्रकृति फिर भी ठीक थी। तो लोगों ने, मैं थोड़ा सा टॉपिक से अलग जा रहा हूँ, आपको इसका इतना इम्पोर्टेंट है कि नहीं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ, सरप्लस बच गया, अब उसका क्या करेंगे? आज ज़रूरत नहीं है, 6 महीने के बाद ज़रूरत होगी। तो एक सिस्टम बना कि भाई एक स्थान बनाया जाए जहाँ ये सरप्लस को जमा किया जाए। लेकिन कैसे पता चले आपने कितना जमा किया है? तो उसके रिटर्न में आपको कोई चीज़ देनी चाहिए जिसको लेकर के आप और कुछ खरीद सको। इसके कारण एक कॉमन प्लेस बनी जिसको मंडी कह सकते हैं, मार्केट जैसी जगह। और वहाँ से एक चीज़ बनी करेंसी, कि आपने जमा किया है उसका रिटर्न ये है, ये करेंसी है, इसके यूज़ करके आप और कुछ कमा सकते हैं। अब धीरे धीरे ग्रीड बढ़ा, भाई करेंसी से तो एंटरटेनमेंट के साधन भी खरीद सकते हैं। तो तब क्या हुआ कि अब लोग कमाने लगे। तब आपसे और एक दूसरा प्रश्न है, अगर मान लो आपका शॉप है और आपका ही कोई संबंधी वहाँ कुछ खरीदने आता है, आपको उनसे पैसा लेना कैसा लगता है? डिफ़िकल्ट लगता है ना। वो सामने वाला ऐसा ही देना चाहेंगे, या एटलीस्ट बिना प्रॉफिट के देना चाहेंगे कि भाई बिजनेस तो चलाना है। जैसे जैसे हम सबको पता है सतयुग तो पूरा ही विश्व हमारा परिवार है, तो प्रॉफिट की तो बात ही नहीं रही। त्रेता, द्वापर तक आ गए। द्वापर क्या, कलयुग के काफ़ी टाइम तक भी गांव भी एक परिवार माना जाता था। तो आप आपस में बिजनेस कैसे करोगे भाई? पैसा ले ही नहीं सकते आप, प्रॉफिट। तो फिर भी उस समय क्या हुआ कि कुछ हिसाब से चलो धीरे धीरे तो मनसा तो ये होगी ना कि हम कुछ तो प्रॉफिट या हमारी मेहनत है वो निकल आए। तो ये वाली चीज़ इनकम की बातें शुरू हुई। इसलिए आप देखोगे जो वर्णों की भी बात करते हैं ना, उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण्स को रखा जाता है जो नॉलेज बांटते हैं। फिर आते हैं क्षत्रिय, माना जो ओवरऑल सेफ्टी की बातें करते हैं। और तीसरे नंबर पर है वैश्य, माना बिजनेस की बात। तो बिजनेस करना, पैसा कमाना ये अच्छी बात नहीं माना जाता था। तो तब कहते हैं, एक वेस्टर्न कल्चर भी ये चल पड़ा कि क्या करते हैं, 2 दिन तक मेहनत करते हैं, कुछ पैसा कमा लेते हैं, फिर क्या करेंगे, पर्याप्त हो गया, अब हॉलीडे। तो टर्म आया होली डे। माना होली का मतलब क्या है, अच्छा बनना, हमारी वृत्तियाँ ठीक है कि नहीं, हम हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे कि नहीं। माना ज़्यादा से ज़्यादा हॉलीडे होने चाहिए, कमाने के दिन कम होने चाहिए। आज क्या रिजल्ट है, हॉलीडे के दिन भी कमाने जाते हैं। अरे हमको हॉलीडे नहीं चाहिए, हमको पैसा पहले चाहिए। सारी व्यवस्था उलट पुलट हो गई है, पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं। बनाया था हॉलीडे कि हम होली बने, है ना, लेकिन पैसे को हमने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया। इसका रीज़न ये है इनसिक्योरिटी। एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ। एक साधु जी ना सेठ जी के पास जाते हैं,
सेठ जी बहुत संपन्न है, धनवान है, देख करके लग रहा है इनके पास सब कुछ है, परिवार भी बढ़िया है, स्वास्थ्य भी अच्छा है। लेकिन जब भी सेठ जी को देखो ना तो चेहरे पे वो खुशी नहीं है, संपन्नता की बात नहीं है। तो एक दिन साधु जी ने उनको पूछ ही लिया कि मैं आता तो हूँ, आप मुझे दे भी देते हो भिक्षा, लेकिन आपके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं दिखती है? कहते लगता है कि आपकी 7 पीढ़ी आराम से खाना खा लेगी, उनको कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं है। सेठ जी कहते हैं इसी का तो प्रॉब्लम है, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? ये आज की मानसिकता है और इसका कोई एंड नहीं है। अगर 8वीं पीढ़ी खा लेगी तो 9वां का क्या होगा, 10वां का क्या होगा? देयर इज़ नो एंड, है ना। तो ये मन के सारे खेल हैं। तो धन हमको भगा रहा है, इसीलिए यहाँ पर अनस्टेबल है ना। बाकी चाहिए कितना, जो बाबा कहता है ना, 2 रोटी खाने के लिए चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ की जो कमी बताई जा रही है, वन इज़ ऑनेस्टी एंड सेकंड इज़ ट्रस्टीशिप। माना जब धन कमाने की बात है तो हर जगह प्रॉफिट मत देखो। अपने प्रॉफिट के लिए झूठ बोलना, सामने वाले को चीट करना, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना, जिसको कहते हैं ना लोन देने का कल्चर, ये भी बड़ा ख़राब है। उसमें कभी भी दुआएं नहीं मिलती है। सामने वाला मजबूर है इसलिए आपके पास पैसे लेने आया है, वो शौक से नहीं आ रहा है। तो कभी भी, चाहे चलो आज की तो डिमांड है कि भाई बिज़नेस करना पड़ता है, बट एथिकल बिजनेस होना चाहिए। एथिक्स के साथ प्रॉफिट का एक मार्जिन होता है, वो ज़रूर करिए। उससे ज़्यादा व्यक्ति की मजबूरी का फ़ायदा उठाना ये बहुत गलत है। वो धन क्या करेगा, उसमें बरकत नहीं होगी, सेविंग्स नहीं होगी, और गलत तरीके से जो आया हुआ धन वो जाएगा भी किस तरफ, उसी तरफ। और एक बार धन आ जाता है तो जो सेकंड बात है ट्रस्टीशिप, ये भगवान का दिया हुआ है ना। तो जब उस धन से किसी को मदद करना होगा तो देने में हेजिटेशन नहीं होगा, खुले दिल से आप उनको मदद कर पाएंगे। तो ये 2 वैल्यूज़ के बारे में हम उनको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये था प्रॉफिट की बात कि हर जगह, जैसे कहते हैं ना, बिजनेस में भी आपको इस ट्रांजैक्शन का बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कस्टमर को रिटेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो कस्टमर को रिटेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लाइफ लॉन्ग। वो भी एक रिलेशन है, बिजनेस और कस्टमर का एक रिलेशन है। रिलेशन अच्छा होगा तो आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। तो इसका यहाँ इंपॉर्टेंस बताया है। चलिए चौथा कार्ड, यहाँ कुछ किसी को पूछना है वेल्थ कार्ड में? ऑलमोस्ट क्लियर। हम लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं वेल्थ कमाना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन उसमें अधिक लोभ लालच के कारण एथिक्स को छोड़ करके कमाना वो ठीक बात नहीं है, और जब आ गया तो ज़रूर उससे मदद कर सकते हैं। 4th कार्ड हम स्वाइप कर रहे हैं, रिलेशन कार्ड। रिश्तों का खाता अत्यंत संवेदनशील। विश्वास की मरम्मत आवश्यक है। प्रेम को रिचार्ज चाहिए। 2 चीज़ों, एटीएम कह रहा है कि आज के रिश्तों में मरम्मत की ज़रूरत है। एक, विश्वास ख़त्म हो रहा है, प्यार की कमी हो रही है। कार्ड क्या कहते हैं देखते हैं। एक ही शर्त है ना रिश्ते। देखो आपके पास तन बढ़िया होगा, मन भी सही है, धन भी बहुत है, क्या लाइफ में आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं होगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। अभी किसी लिए कहते हैं ना, वी आर सोशल एनिमल। बाबा भी हमको सन्यासी बनाना नहीं सिखाता है, संगठन में रहना सिखाता है, और इसी में मज़ा भी है। लेकिन जब संगठन में बात आती है तो 1 से 2 की बात आ गई, और जब 2 आ गए तो 2 कभी भी सेम नहीं हो सकते। इक्वल हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते, दोनों में अंतर है। कुदरत ने हम सब को यूनिक बनाया है, ब्यूटीफुल बनाया है। इसी वैरायटी में ब्यूटी है। हम सब एक जैसे दिखे तो क्या हो जाएगा? घूमने भी जाएंगे, सारे ही शांत होंगे तो कैसा लगेगा? मज़ा ही नहीं आएगा। कोई तो एक चाहिए ना, जो थोड़ा मस्ती करे, थोड़ा सा जोक मजाक करे। हर एक प्रकार का व्यक्ति हमको लाइफ में चाहिए, ठीक बात है ना। तो रिश्तों का अहमियत हम बता रहे हैं, लेकिन कमी किस चीज़ की हो रही है? एक है विश्वास और दूसरा प्यार। विश्वास क्यों खत्म होता है? ट्रस्ट कहाँ टूटता है?
हाँ, ट्रस्ट कहाँ टूटता है? डिसऑनेस्टी। लेकिन कब आती है? विघ्नता आती है। और डिफरेंसेस तो है ही, वो कंप्लेन नहीं हो, तो कुदरत ने ही हम सबको डिफरेंट बनाया है। हाँ जी, विचारों में भिन्नता वो भी होनी है, क्योंकि हम सब अलग हैं, हम सब के मन अलग विचार करते हैं। ग्रेट। और रिस्पेक्ट की कमी। और हम किसी से ऑनेस्ट कब नहीं होते हैं? ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं होते हैं? देखो, ट्रस्ट का जो फाउंडेशन है दैट इज ट्रांसपेरेंसी। हाँ, ट्रस्ट का जो फाउंडेशन है वो है ट्रांसपेरेंसी। और ट्रांसपेरेंसी इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगता है सामने वाला शायद मुझे रिजेक्ट कर देगा। हम अपनी बात को इसलिए नहीं कहते हैं कि सामने वाला शायद मुझे क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा, मेरी बात को स्वीकार नहीं करेगा। और वहीं पर हम अपनी बातों को थोड़ा सा छिपा लेते हैं या कुक करके रखते हैं कि इसको एज इट इज़ नहीं रखो। तो ट्रांसपेरेंसी गई तो कहीं ना कहीं सामने वाले को सिग्नल जाता है, ट्रांसपेरेंट नहीं तो विश्वास। जहाँ ट्रांसपेरेंसी होती है वहाँ पर विश्वास होता है। इसलिए आज का व्यक्ति मशीन को ज़्यादा ट्रस्ट करता है, पेट्स को ज़्यादा ट्रस्ट करता है, वो डॉग ज़्यादा विश्वास पात्र लगता है। इंसान, क्योंकि बहुत कुछ फिल्टर आउट होकर यहाँ से निकलता है ना, तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी की बात है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी भी तब होगी जब एक्सेप्टेंस होगा। हम जब सामने वाले को ये वाइब्रेशन देते हैं कि ठीक है वो आपका विचार है, हम उसको सुनते हैं, ठीक नहीं लगा तो ठीक है ना, हम साइड में रख देंगे, बट हम आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, आपके ओपिनियन को रिजेक्ट कर रहे हैं या उसके ऊपर सोचने की बात है। तो इस तरह का संबंधों में ये इश्यूज़ हैं। तो एक था ट्रस्ट के बाद दूसरा था लव, है ना। आजकल का जो प्यार है वो कैसा हो गया है? स्वार्थ है, बाहरी चीज़ों वाला प्यार है, पोस्ट पोजीशन वाला प्यार है, कंडीशनल लव है, सेल्फिशनेस है। ये सब कारण के कारण ये प्यार कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा अब? सल्यूशन। संबंधों में ये भी होता है ना, मैं सही हूँ, अपनी बात सिद्ध करने में ज़्यादा जाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा लाइन लिखा है, लड़ाई में प्यार ख़त्म करने से बेहतर है प्यार से। हम रिलेशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं या अपनी बातों को प्रायोरिटी देते हैं? बात तो चलो चली गई तो क्या प्रॉब्लम है, रिलेशन ख़त्म नहीं होने चाहिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ रिलेशन का महत्व बता करके इनको ये सल्यूशंस दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ रिलेशन है वहाँ खुशी है ना। सब लोग मिलजुल कर करेंगे तो कोई कार्य। आपको एक जस्ट बताता हूँ, बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में भी कहा है, मान लो आपने संगठन में एक विचार दिया, वो बेस्ट विचार है, बाबा भी कहता है वो बेस्ट विचार है, लेकिन संगठन ये कहता है कि जो दूसरे नंबर का विचार है उसके साथ सब सहमत है, तो आपको क्या करना चाहिए? हाँ, वो दूसरे नंबर के विचार के साथ जाइए। बाबा भी उसको अप्रूव कर रहा है, फर्स्ट नंबर के विचार को अप्रूव नहीं कर रहा है, क्योंकि संगठन फर्स्ट है ना। तो इस रीति से हम संगठन का इम्पोर्टेंस वहाँ बताएं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने की बात करें। हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है, उसकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जहाँ एकता है वहाँ कार्य हुआ पड़ा है। तो दूसरों की गलतियों को नोट नहीं करो, उन्हें सहयोग का नोट दो। तो ये है म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात, हर एक के ओपिनियन को रिस्पेक्ट की बात। कभी भी ये नहीं कहो आप गलत हो, है ना। कई बार शब्द कहते हैं ना, वाणी इतनी है कि एक शब्द भी किसी को तोड़ सकती है। कभी भी इस तरह के शब्द ना यूज़ करें कि आप गलत है। आप गलत नहीं है, आपने जो कर्म किया है उसमें ये थोड़ी सी कमी रह गई। दोनों में अंतर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कर्म। तो चारों कार्ड हमारे डिस्कस हो गए। अब कर्मा का एक लॉ, उसके लिए जैसे कहते हैं ना, जैसा कर्म हुआ है वैसा वैसा आएगा। तो ये छोटा सा यहाँ पर एक खिलौना है, तो अगर हो सके तो वहाँ पर भी ऐसा एक डेमोन्स्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ये जस्ट उनके माइंड में इम्प्रिंट करने के लिए, क्योंकि कई बार लोगों को क्या लगता है, जब आपस में टकराव होता है ना, या कोई इंसान बार बार आपको परेशान करता है, तो क्या बोलते हैं, ये कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं। बोलने में ऐसा होता है ना, बदला, रिवेंज, ये कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं। लेकिन कर्म और भाग्य का प्रोसीजर क्या है?
जैसा दिया था, अगेन यहाँ पर साइंस का नियम एज इट इज़ लागू नहीं होता है। बोलने में ये आता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन एंड रिएक्शन आर नॉट एज इट इज़ इक्वल एंड अपोजिट। कर्मा और भाग्य में कर्म का मल्टीफोल्ड रिटर्न आता है। आपने कर्म यहाँ किया, उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होगा किसको पता। वो सब कुछ मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आता है। तो छोटा सा ये टॉय है, तो उसको कहते हैं कि उनके सामने आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इसको मैंने हल्का मारा तो उतनी स्पीड से वापस उतनी इंटेंसिटी से मेरे तरफ आएगा। अगर मैंने इसको ज़ोर से हिट किया तो उस इंटेंसिटी से आ रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वो भूल जाते हैं कि मैंने कितने ज़ोर से उसको हिट किया था। जब वो ज़ोर से मेरे पास आता है तब हम कहते हैं बदला ले रहे हैं, है ना। तो हम उसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट हम उसको देख ही नहीं रहे। इसलिए ये छोटा सा ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते तो बैलेंस शीट क्लियर है। क्या क्लैरिटी है इसमें? तन संभालोगे तो क्या जमा होगा? ठीक है, हेल्थ अच्छी मिल गई। मन संभालोगे तो लाइफ में शांति होगी। सिचुएशंस वही रहेगी, हो सकता है, लेकिन मन कैसा रहेगा? शांति से भरपूर। तीसरा है धन संभलेगा तो समृद्धि आएगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। और चौथा, जहाँ रिलेशंस है, आपको कभी लाइफ में प्यार की कमी फील नहीं होगी, स्नेह बढ़ जाएगा। तो ये चारों कार्ड्स हैं साथ में। अगर चारों साथ हैं तो देखो कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ये कार्ड ये मैसेज दे रहे हैं, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। चारों साथ में तो लाइफ में खुशी है, और एक पे मेहनत की तो दूसरे को मदद अपने आप मिल जाएगी। इनकी दोस्ती बड़ी पक्की है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या होता है देखते हैं। ये तो आज नींद खुली है ना कि हमने कुछ गलत गलत किया है, लेकिन क्या हुआ, ये सब गलत यूज़ करते सडनली एक मैसेज आया, एटीएम मशीन कह रहा है आपका खाता ब्लॉक हो गया है। हो सकता है ना, पास्ट के जो भी कर्म है उसके कारण ऐसा एक कंडीशन आ सकता है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो क्या हालत होगी? तो जब ऐसा सडनली कोई सिचुएशन आती है जहाँ हम अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, तो चारों कार्ड क्या बोलते हैं? तो जब सिचुएशन आई तो दो कार्ड तो कोई एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, मैंने पूजा भी करी, मैंने अच्छे कर्म भी किए थे, मना कुछ अच्छा ऐसा किया भी था, पूजा पाठ भी किया था। और दो कार्ड ब्लिंक कर रहे हैं, कुछ तो हुआ है, मना समझ में नहीं आ रही कैसे हो गया। तो सल्यूशन क्या है? अगेन ये एक मशीन है, ये सिस्टम बना हुआ है ना। कोई अगर ये कहे कि मैं तो इतने माला जपता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, मैं किसी को मदद भी कर देता हूँ, लेकिन कर्म का सिस्टम ऐसा है, पहला चीज़ ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ आपने गलत कर्म किया और यहाँ ठीक कर दोगे तो दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे। इसका भी अलग बनेगा, इसका भी अलग बनेगा, दोनों का रिटर्न हमारे पास आना ही है। दूसरा, किसी को मदद तो करी लेकिन अपने कुछ सेल्फिश मोटिव के साथ, जैसे कहा ना लोन तो दिया लेकिन उससे इंटरेस्ट भी तो लेने की बात है ना, तो वो भी तो गलत है ना। तो कहीं सेल्फिश मोटिव्स हैं, इंटेंशंस ठीक नहीं है, तो वो कर्म कहाँ जाएगा? गलत खाते में चला जाएगा। तो इसलिए हम ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मैंने तो ये किया वो किया, वहाँ इंटेंशंस को भी चेक करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए आगे फिर हम ये सॉल्यूशंस देते हैं। जो दुनिया में ज़्यादातर के कर्म कांड की जो बात है, पूजा पाठ ज़रूर करिए, अच्छी चीज़ है, दान पुण्य ज़रूर करिए, लेकिन ये सब कर्म के पीछे अपने इंटेंशंस को ज़रूर चेक करिए। इंटेंशन कैसे हैं?
क्या वो सेल्फिश मोटिव है, सचमुच किसी को मदद करने की बात है, तो ज़रूर अच्छा जमा होगा। लेकिन ठीक नहीं है तो ठीक जमा नहीं होगा। इसलिए कहा ना, मंदिर है वो, है ना, मन का मंदिर है, ये साफ़ है कि नहीं, ये चेक करने की बात है। तो ये हम उनको सॉल्यूशंस बता रहे हैं। भाई जैसे उपवास कर रहे हैं, उपवास तो कर लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अभी जा कर के बढ़िया खाना बना के खाऊंगा है ना, तो वो तो क्या हुआ, तो बताने के लिए भाई आज उपवास कर लिया, फिर रात को दबा के खा लिया, तो वो कोई उसके लिए थोड़ी है, वो तो डिज़ायर्स कंट्रोल करने की नहीं, उसकी बात है। ऐसे ही पूजा की लेकिन शुद्ध सोच है कि नहीं उसमें, वो वाली बात है। दान पुण्य किया लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत है, तो क्या होगा, इसका जमा नहीं होगा। तो फाइनली सिस्टम अपडेट अवेलेबल, सिस्टम को अपडेट करने की ज़रूरत है। क्या सिस्टम है, नया मोड कौन सा है, विचारों में शुद्धि, इंटेंशंस में प्योरिटी, सेल्फलेस होना चाहिए, बिना फियर के कर्म होने चाहिए, क्योंकि डर हो क्या होगा, एनर्जी लीकेज करता है। ईगो, अभिमान की बातें नहीं होनी, क्योंकि जहाँ ईगो है वहाँ ब्लॉकेज क्रिएट करते हो, मैं कुछ हूँ वो कुछ है, ऐसा वाली बात आ जाती। एक्सपेक्टेशन होता है ज़रूर, जब एक्सपेक्टेशंस मेट नहीं होती है तब अपने अपने प्रेशर बिल्डअप होता है। तो इसलिए ये सिस्टम अपडेट अवेलेबल है। तो चलिए लोगों से, ऑडियंस से हम तुरंत, अब अकाउंट तो फ्रीज़ हो गया ना, तो उसको रिलीज़ करने के लिए क्या करेंगे, तो अभी एक अच्छा कर्म करते हैं। तो फिर हम वहाँ से क्या करते हैं, लोगों से एक्चुअल बुलवाते हैं। यहाँ पर भी हम बोलेंगे। तो पहला थॉट, मैं सही करूँगा चाहे कोई करे या ना करे। रिपीट, या ना करे। अगर इतना अच्छा थॉट किया तो क्या जमा हो गई, शांति जमा हो गई। ऐसे ही दूसरा विचार, मैं क्षमा करूंगा भले सामने वाला करे या ना करे। तो सिस्टम क्या कहता है, ताकत जमा हो गई। क्षमा करना कोई इजी बात नहीं है, उसमें ताकत चाहिए। एंड तीसरा, मैं शांत रहूंगा भले सामने वाला रहे या ना रहे। तो क्या जमा हो गई, ब्लेसिंग्स, है ना। कोई सिचुएशन आई, हम शांत रहते तो खुद को अच्छा लगता है ना, खुद को खुद ब्लेसिंग्स तो देते ही हैं। तो देखिए, तो अगर इतने अच्छे कर्म किए तो अकाउंट रिलीज़ हो जाएगा, जो फ्रीज़ हो गया था वो रिलीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा परमात्मा का परिचय दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया में लोग ये मानते हैं कि भाग्य कौन लिखता है। दरअसल वो सही नहीं है। परमात्मा है वो आर्किटेक्ट है, परमात्मा है वो गाइड है, वो एक डायरेक्टर है। वो हमें दिशा दिखाता है कि इस प्रकार के आप कर्म करेंगे तो अच्छा भाग्य आपका जमा होगा। बाकी भाग्य तो हम खुद लिखते हैं अपने कर्मों से। तो इस तरह से हम परमात्मा का भी थोड़ा सा परिचय उनके बारे में बता सकते हैं। तो ये था परमात्मा के बारे में। ये भी एक बिलीफ है कि भगवान मेरे कर्म के लिए जिम्मेवार है। तो जैसे कहा ना कि भगवान हमें समझ देते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, कौन से कर्म सही है, श्रीमत देते हैं। तो कर्मा ऑल टाइम माइन, ये फाइनली हम जिम्मेवारी ले रहे हैं। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, केवल मैं और कोई नहीं, ना परिस्थिति, ना व्यक्ति, ना साधन, ना कुछ नहीं। मैं जिम्मेवार हूँ। तो इसको ठीक भी कौन करेंगे, मैं ही करूँगा, और भगवान ज़रूर उसमें मदद करते हैं। तो इस तरह से यहाँ ये बिलीफ को भी हम टारगेट कर रहे हैं। हाँ, भगवान बोझ नहीं उठाते, भगवान स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। कहते हैं ना, सिचुएशन आई तो भगवान आपको पावरफुल बनाने के लिए सिचुएशन दी, आपकी स्ट्रेंथ देता है आपको। एंड फाइनली ये लास्ट स्लाइड है, हम उनको एक अच्छी ब्लेसिंग के साथ, गुड विशेस के साथ इस सेशन को एंड कर सकते हैं। आपके जीवन में सदा आनंद हो और कर्मों में सदा समृद्धि हो। तो स्वस्थ तन, मस्त मन, शुद्ध धन और सुखद संबंध। आप सबने बहुत ध्यान से सुना, इसलिए थैंक यू।